हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद से रिलेटेड 2 वीडियो बन चुकी है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेफ है, उसको आप देख सकते हैं जाकर। सारी वीडियो सीरियल वाइज है। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 का यूनिट 2 हमारा चल रहा है। यूनिट 1 का सारा वीडियो अपलोड है। यूनिट 2 का ये वीडियो चल रहा है, जिसमें दोस्तों आदर्शवाद टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और प्रकृतिवाद चल रहा है अभी हमारा टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, आपके दोस्त बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप शेयर जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान करने के लिए प्रकृतिवादियों ने वर्तमान पाठ्यक्रम को खंडित किया। यानी कि प्रकृतिवादी विचारधारा किस प्रकार का विचारधारा है, ये आप सभी लोग पिछली वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रकृतिवादी बच्चों को सेंटर में रखते हैं। ये बच्चों को फर्स्ट मतलब स्थान देते हैं और टीचर्स को सेकंड ये रोल मानते हैं, फर्स्ट रोल बच्चों को मानते हैं। तो बच्चों को केंद्रीय स्थान देने के लिए जो प्रेजेंट टाइम का पाठ्यक्रम था उसको उन्होंने क्या किया, खंडित किया। क्योंकि वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम का जो कैरिकुलम है उसके बालक के स्वाभाविक विकास में वो सहायक नहीं था। प्रकृतिवादी के अनुसार प्रकृतिवादी ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना, यानी कि बालक को आधार मानकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, न कि पाठ्यक्रम के आधार पर बालक को पढ़ाया जाएगा। आधार माना और ऐसे पाठ्यक्रम को बोल दिया जिसमें बालक अपनी रुचि अभिरुचि क्षमताओं योग्यताओं का समुचित विकास कर सके। मीन्स उनके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसके अनुसार बच्चों की अपनी रुचि अभिरुचि और क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार उसका डेवलपमेंट हो सके। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग पिछले वीडियो में भी देखा होगा। रूसो ने बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं के अनुसार अलग अलग अवस्था हेतु अलग अलग पाठ्यक्रम बताया। अब देखिए, यहाँ पर रूसो ने क्या किया कि अलग अलग अवस्था के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की बात उन्होंने की है। अब देखते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी बोलते हैं। रूसो के अनुसार बालक प्रारंभ में जंतु के समान होता है। वो बोलते हैं कि एनिमल्स की तरह होता है, वो क्रियाशील होता है, अतः उसे प्रकृति की गोद में स्वाभाविक विकास का अवसर दिया जाए। इस अवस्था में शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए खेल कूद, यानी उसको शरीर को बल मिल सके, इसके लिए खेल कूद तथा शारीरिक क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। सेकेंड दोस्तों, आप देख सकते हैं बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष के बच्चों को बाल्यावस्था में उन्होंने बाल्यावस्था में रखा है। बाल्यकाल में बालक का जो मस्तिष्क होता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है, यानी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा कंट्रोल उसका दिमाग होता है। ऐसी गतिविधि जिनमें ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षित हो सके, ऐसा मतलब कि हमें गतिविधियां उन्हें प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी ज्ञानेंद्रिय जब विकसित होगा, डेवलप होगा, प्रशिक्षित होगा तो उनका दिमाग भी उसी प्रकार से कंट्रोल होगा। इसमें ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, छूना, खेलना, तैरना, घुड़सवारी करना, दौड़ना, गाना आदि, इन सभी जितनी भी क्रियाएं इंद्रियों द्वारा जो भी चीजें होता है उनको प्रशिक्षित करना उन्होंने कहा है बाल्यावस्था में। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है जिसमें बालक और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पहले और अनुभव के आधार पर ज्ञान का विकास बाद में होता है। वो बोलते हैं कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पहले और अनुभव के आधार पर जो ज्ञान होता है वो बाद में होता है। नकारात्मक शिक्षा बालक को इस योग्य बनाती है कि वो असत्य और सत्य में भेद कर सके। ये बोलते हैं सत्य से बचे, वह सत्य की शिक्षा नहीं देती, जबकि सकारात्मक शिक्षा बालक को कर्तव्यों की शिक्षा देती है। यानी ये कह रहे हैं कि जो नकारात्मक शिक्षा है वह सत्य से बचने की बातें तो करती है बट सत्य की शिक्षा नहीं देती है, लेकिन जो सकारात्मक शिक्षा है बालक को कर्तव्य को शिक्षा देती है कि कर्तव्य क्या है। किशोरावस्था एडोलेसेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाए। रूसो के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के साथ पाठ्यक्रम में भाषा भी होनी चाहिए, हस्तकार्य भी होनी चाहिए, गणित भी होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान भी होनी चाहिए, संगीत की भी शिक्षा से संबंधित विषय भी लिए जाने चाहिए। इस अवस्था में केवल एक पुस्तक पाठ्यक्रम सम्मिलित की जाए जिसका नाम रूसो ने रखा है राविसंत्र क्रूतो बताया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस अवस्था में रूसो ने एक पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात की है जिसका नाम उन्होंने क्या बताया है, आप देख सकते हैं रॉबिन्सन क्रूसो उन्होंने बताया है। यहाँ पर नाम यहाँ पर दिया गया है। आगे हम देखेंगे युवा अवस्था, यंग अवस्था, यानी 15 से 20 साल की अवस्था।
को उन्होंने युवा अवस्था में रखा है। इस अवस्था में बालक मनुष्यता की ओर अग्रसर होता है और काम भावना और सामाजिक भावना का विकास उसके अंदर होता है। यह शिक्षा का उत्तम पीरियड है। रूसो नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में सलाह देते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली नैतिक और धार्मिक शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए। बच्चों को मौखिक रूप से न पढ़ाकर प्रकृति रूप से प्रकृति के सीधे संपर्क में सीख देने का अवसर प्रदान करनी चाहिए। रूसो ने पाठ्यक्रम में नारी शिक्षा को स्थान दिया है, यानी नारी को भी उन्होंने स्थान दिया है और उन्होंने गृह कार्य की व्यवस्था की है। नारी को रूसो गृह कार्य में सक्षम बनाना चाहते हैं। वो घर के कामों में नारी का कार्य बच्चों की देखभाल एवं पति की सेवा है। नारी को पुरुष के अधिकार के अंतर्गत रखने की बात करते हैं। रूसो बोलते हैं कि नारी को पुरुष के अधिकार के अंतर्गत होना चाहिए, यानी नारी पर पुरुषों का अधिकार होना चाहिए। रूसो आत्मा से नारी का विरोधी है, यानी कि रूसो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये नारी को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात नहीं करते हैं, पति के ऊपर डिपेंड होना, पति का सेवा करना, यानी पुरानी जो विचारधाराएं हैं उसकी बात करते हैं, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी बालों को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं, यानी बालों को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं और सभी विषय के शिक्षण हेतु विज्ञान का केंद्र मानते हैं, साइंस को सेंटर मानते हैं कि साइंस को सेंटर में रख करके सारी शिक्षण की जानी चाहिए। वो पाठ्यक्रम में व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी महत्व देते हैं, जो डिफरेंसेज होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन उनकी भौतिक उपयोगिता के आधार पर करते हैं, जो भी उनकी भौतिक उपयोगिता है उसके आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यक्रम का जो स्वरूप प्रकृतिवाद ने बताया वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को मार्ग बताने में समर्थ रहा है। प्रकृतिवादी विचारकों ने स्वस्थ विज्ञान और भौतिक विज्ञान संबंधी विषयों को भी अधिक महत्व दिया है। हम साहित्यिक कलात्मक विषयों को भी गौण स्थान दिया। यानी उन्होंने देखिए प्रकृतिवादी जो है ना वो स्वस्थ विज्ञान और भौतिक विज्ञान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने साहित्यिक और कलात्मक विषय को दूसरा स्थान दिया है, बाद में इसको रखा है, पहले साइंस को उन्होंने रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम। तो रूसो के अनुसार हमने पाठ्यक्रम देखा, अब हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा पाठ्यक्रम हम देखेंगे। ये क्या बात करते हैं, आत्मरक्षा संबंधी। इसमें बोलते हैं कि उस प्रकार से विषय होने चाहिए जो आत्मरक्षा में सहयोग करे। शरीर विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान हो गया आदि को स्थान ये दिए है। जीविकोपार्जन संबंधी ये बोलते हैं कि विषय में परोक्ष रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, ऐसे विषय में होना चाहिए। रसायन शास्त्र जैसे हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र हो गया, जो कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं ना कहीं ये सभी हेल्प करते हैं। संतति रक्षा संबंधी ये बोलते हैं कि वह विषय जो संतान के पालन पोषण में सहयोगी है, जैसे गृह शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, बच्चों के पालन पोषण में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। सामाजिक और राजनैतिक कार्य, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया आदि विषय की भी ये बात करते हैं कि होना चाहिए। खाली समय का सदुपयोग करने संबंधी भी होनी चाहिए। अब किसी के पास खाली समय है तो उस समय में वो क्या करे, इसके लिए उन्होंने बोला है संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, भाषा सहित आदि विषय भी शामिल होने चाहिए। हक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों दोनों विषय को लेने की सलाह दी है। अन्य प्रकृतिवादी वैज्ञानिक विषय को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम साहित्य को, हम कलात्मक विषयों की अवहेलना करते हैं, यानी साहित्य और कला को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, विज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। केवल हक्सले इसके अपवाद है। हक्सले यानी कि रूसो के पाठ्यक्रम में बाल्यावस्था में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध उपयुक्त नहीं है, यह ठीक है। इस अवस्था में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, लेकिन शाब्दिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को इस अवस्था में देना अनुचित नहीं है। मतलब कहने का मतलब रूसो बच्चों को इन्फेंसी अवस्था में क्या बोलते हैं, केवल शारीरिक एक्टिविटीज कराया जाए, वो कोई शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि ठीक है, शारीरिक ज्ञान देना ठीक है, शारीरिक एक्टिविटीज कराना सही है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान देना भी इस अवस्था में तो अनुचित नहीं है, ये भी तो कहीं ना कहीं सही है, ये बोलते हैं हक्सले। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये बोलते हैं नैतिक चरित्र के विषयों की भी उपेक्षा की गई है पाठ्यक्रम में। इन दोनों दोषों के कारण संभवतः ये है कि प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्यों में अधिक स्पष्ट नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो नैतिक जो चरित्र विषय है इसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन लोगों ने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम प्रकृतिवादी के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी इनकी पाठ्यक्रम योजना में कुछ विशेष बातें हैं। बालक के विकास को इनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात की गई है। यानी कि जो बालक के जो रुचि है, क्षमता है, योग्यता है, इसके अनुसार इनको पढ़ाया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इनका जो पाठ्यक्रम है इनके अनुसार जो कहा गया है, ये खास बात इनके पाठ्यक्रम की है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने की बात एक ये है, एवं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम भी इसकी मुख्य विशेषता इन्होंने इसकी भी बात
ये लोग किए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाठ्यक्रम को जीवन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया है, जो कि बच्चों के विकास के लिए क्या है, हितकर है। तो ये सभी क्या है, इनके मतलब पाठ्यक्रम का एक विशेषता है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ, यानी जो प्रकृतिवाद है उनके अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये प्रकृतिवाद जो है पुस्तक ज्ञान को ये विरोध करते हैं, ये ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देते हैं और ऐसी विधि पर बल दिया जाना चाहिए जिसमें स्वयं बालक अपने अनुभव द्वारा सीख सके, इनका है करना। अब देखिए फर्स्ट इनका क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रकृतिवादी ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया, बालक पुस्तक की अपेक्षा स्वयं सक्रिय रखकर कुछ सीख सकते हैं तो ज्ञान अस्थायी होगा। यानी बोलते हैं कि पुस्तक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चे खुद करके सीखे, कुछ सक्रिय रहे तो वो ज्ञान अस्थायी ज्ञान होगा। इसलिए बच्चों की ऐसी विधि मतलब होनी चाहिए, मतलब बच्चों के लिए ऐसी ऐसी विधियाँ होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद करके सीखे। रूसो के शब्दों के अनुसार देखा जाए तो अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ्य मत दो, उसे तो केवल अनुभव द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे करके सिखाओ जब भी तुम सिखा सकते हो, ये बोलते हैं रूसो। उसे करके सिखाओ जो मतलब कि सिखा सकते हो, मौखिक ज्ञान मत दो। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों खेल द्वारा सीखना। खेल द्वारा सीखने की बात करते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग। प्रकृतिवादी खेल कूद की विधि पर भी बल देते हैं। खेल बच्चों को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। खेल ही बच्चों को पूर्णतया आत्मव्यक्ति में सहायता करते हैं। खेल विधि उसकी वस्तुओं का निर्माण करने, कुशलताओं को सीखने तथा रचनात्मक बनने में भी सहायता करते हैं। रूसो के शब्दों में अगर देखा जाए तो खेलना, कूदना, तैरना आदि क्रियाएं करके बालक अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं और फिर अनुभव द्वारा वो सीखते हैं। उनका नारा है यही, थिंग्स रैदर देन वर्ड्स, यानी कि आप कीजिए, जो वर्ड्स हैं बोलते हैं उससे बेहतर है कि आप करके उनको दिखाइए। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, बच्चों को पुस्तकीय शिक्षा देने की बजाय प्राकृतिक, मानव, वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। विज्ञान का शिक्षण प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए। सर्वप्रथम बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, इसके बाद की अनुभव द्वारा सीखने के योग्य बनाना चाहिए ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। विभिन्न वस्तु तथा स्थानों के क्षेत्र की गणना के द्वारा रेखा गणित को अच्छे ढंग से सीखा जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अलग अलग वस्तुओं और स्थानों के क्षेत्रों की गणना के द्वारा उनको रेखा गणित सिखाना चाहिए। भूगोल को मानचित्र चार्टों के स्थान पर भौगोलिक रुचियों के स्थान के भ्रमण के द्वारा, यानी कि हम जो चार्ट दिखाते हैं वो न दिखाकर वहाँ पर ले जाकर उनको भ्रमण करा करके सिखाया अच्छे ढंग से तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्टिविटी मेथड, क्रिया विधि, बच्चों को पाठ्यक्रम में निश्चित विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूल का वातावरण भी क्रियात्मक होना चाहिए और बालक को स्वयं करने की पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें करने नहीं देना चाहिए कि नहीं तुमसे नहीं होगा, खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, उन्हें करने देना चाहिए। बालक को स्वतंत्रता, प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक का विकास स्वतंत्र वातावरण में अच्छे ढंग से होता है। डर तथा उत्सुकता बालक के प्राकृतिक विकास में क्या होते हैं, बाधक। स्व शिक्षा बालक को तभी दी जा सकती है बालक स्वतंत्र रूप से अपनी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार तथा अपनी गति के अनुसार बालक को विकसित होने का अवसर मिलता है। टाइम टेबल भी लचीला होना चाहिए। बालक को स्कूल में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए, कोई दबाव उस पर न डाला जाए। नकारात्मक विधि, निगेटिव मेथड, नकारात्मक शिक्षा में बच्चों को असत्य एवं सत्य के बीच अंतर सिखाया जाता है, जिसमें हम सत्य के बारे में न बताकर असत्य के बारे में उनके कारण एवं उन्हें समाप्त करने के ढंग बताया, जिससे कि बुराइयां समाप्त होती चली जाएगी और बालक अच्छाई की ओर बढ़ता चला जाएगा। बालक अपनी इंद्रियों के प्रशिक्षण से विभिन्न शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता हुआ ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। वास्तव में प्रकृतिवादी दर्शन द्वारा प्रदान की गई सभी शिक्षण विधियां मध्यगम विधियां और इसी कारण यह विधियां प्रभावशाली एवं उद्देश्य पूर्ण है। कहने का मतलब ये क्या है कि वास्तव में प्रकृतिवादी दर्शन द्वारा प्रदान की गई सभी शिक्षण विधियां मध्यगम विधियां हैं और इसी कारण क्या है कि विधियां मतलब जितनी भी शिक्षण विधियां यहाँ पर दी गई है, बताई गई है, वो कहीं ना कहीं अधिगम विधियां उसे सीखे जा सकते हैं, बच्चे इजी वे में सीख सकते हैं। इसलिए इनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इनका मेथड है, टीचिंग मेथड। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अध्यापकों का स्थान एक मार्गदर्शक के रूप में, बालक का स्थान केंद्रीय स्थान है, यानी बालक को सेंटर में रखा गया है और बस टीचर्स क्या है, मार्गदर्शक के रूप में है, जिसमें उसकी सभी रुचियों के अनुसार विभिन्न क्रियाएं एवं विधियों का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जिसमें रुचि नहीं हो और उसे हम जबरदस्ती सिखा रहे हो, ऐसा नहीं। प्रकृति ने से बालक स्वयं सीखता है, प्रकृति से बालक स्वयं सीखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति ही अनुदेशन का मूल आधार है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकृतिवाद तथा अध्यापक। देखिए नेचुरलिज्म एंड टीचर,
दोस्तों प्रकृतिवादी दर्शन की शिक्षा में अध्यापक का गौण स्थान रखा गया, यानी दूसरा स्थान रखा गया है। विद्यार्थी को केंद्रीय स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान। अध्यापक का महत्व भी कम नहीं है, अध्यापक को निम्न भूमिकाएं अदा करनी होती है। अब अध्यापक को क्या क्या करना होता है? अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में मित्र होना चाहिए। वह बच्चों को ज्ञान का अर्जन करने में, नई वस्तु खोजने में मार्गदर्शक के रूप में सहायता केवल करे, उन्हें नए कार्य करने की नई विधियों में सहायता कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। अध्यापक एक पर्यवेक्षक के रूप में होना चाहिए, ऑब्जर्वर के रूप में होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए बालक की जो भी क्रियाएं करता है, बालक को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। प्रेक्षक के रूप में रूसो बोलते हैं कि उसका स्थान, यानी कि अध्यापक का स्थान यदि कुछ है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक को विकास का क्या है? प्रेक्षक है, न कि ज्ञान, विचार, आदर्श, मानसिक बल देने वाला, उसके चरित्र को सांचे में ढालने वाला नहीं है। बच्चे खुद अपने चरित्र को सांचे में ढालेगा, लेकिन उसे बस मार्गदर्शन देने वाला टीचर्स होना चाहिए। अध्यापक एक रक्षक के रूप में होना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों के वातावरण के बुरे अवसरों से, बुरे वातावरण से बचाना चाहिए। अध्यापक ऐसे वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें बालक अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। बालक को हर प्रकार से वातावरण, समाज के विकारों से बचाना। अध्यापक को बालक को उनके अधिकार दिलाते हुए उन्हें कभी दंडित नहीं करना है, यानी अध्यापक को बच्चों को कभी दंडित नहीं करना चाहिए और साथ ही समाज के विकारों से, वातावरण की बुराइयों से इन्हें बचाने और रक्षा करने का भी काम करना चाहिए। अध्यापक एक व्यवस्थापक के रूप में शिक्षा प्रक्रिया में बालक का केंद्रीय स्थान है, यानी कि सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अध्यापक एक साधारण व्यवस्थापक के रूप में बस स्कूल में प्रबंधन में बच्चों का निरीक्षण और मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। उसका कार्य बालक के अभिनय के लिए थिएटर प्रदान करना, ताकि वह आदर्श वातावरण प्रदान करने के लिए बच्चों की मदद कर सके। अगर निष्कर्ष देखा जाए दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी अध्यापक को महत्व तो देते हैं पर बालक की तुलना में कम महत्व देते हैं। आदर्शवादी जो है वो बालक का भगवान सर्वोपरि नहीं मानता है। प्रकृतिवादी अध्यापक व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानवीय गुणों से युक्त होनी चाहिए, जिससे बालक की रुचि, योग्यता को जानकर उसके विकास में सहायता कर सके। मीन्स दोस्तों, आदर्शवादी जो है वो टीचर्स को मेन इंपॉर्टेंट रोल देते थे, बच्चों को दूसरा स्थान, लेकिन आदर्शवादी बच्चों को पहला स्थान, टीचर्स को दूसरा स्थान देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद तथा अनुशासन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट रहता है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।